अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का सब्जेक्ट बायोलॉजी है। बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 23 इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे और हमारे इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो होगा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और उसके साथ साथ हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अजीज तलबा, इससे पिछले लेक्चर में दो लेक्चर्स में हमने मियोसिस का टॉपिक कंप्लीट किया था और मियोसिस में हमने चंद एक जो चीज़ें देखी थी वो ये थी कि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा ये सेक्सुअल सेल्स जो होते हैं उनमें होती है, सोमैटिक सेल्स में नहीं होती। मियोसिस जो है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, लाइक बैक्टीरिया वगैरह जो है उनमें मियोसिस नहीं होती, उनमें बाइनरी फिशन के जरिए डिवीजन होती है। और ये हमने माइटोसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बाइनरी फिशन और माइटोसिस में क्या फ़र्क है। जो सिग्निफिकेंस है मियोसिस की फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस, इसको डिस्क्राइब किया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑगस्ट वाइजमैन। ऑगस्ट वाइजमैन ने 1890 में, ऑगस्ट वाइजमैन 1890, इसने ये बताया था कि सिग्निफिकेंस क्या है। इसने पॉइंट आउट किया था कि meiosis was not necessary only to maintain the number of chromosomes in the next generation but also to produce variations in the next generation। यही दो पॉइंट्स हैं जो meiosis की इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है उसमें क्रोमोसोम्स को मेंटेन करना। अब अगर ये प्रोसेस माइटोसिस के ज़रिए होता तो माइटोसिस में अगर आपको पता है कि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। अब ये मदर के जो है वो से 2 सेल्स बनते और ये फादर से 2 सेल्स, इसी तरह से गैमीट्स जो है वो 46 वाले बनते। तो जब ये गैमीट्स आपस में, फिर इन गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता और जाइगोट बनता, तो 46 प्लस 46 जब आपस में फ्यूज करते, जाइगोट बनाते, तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 92 हो जाता। ये एक एबनॉर्मल चीज होती। और अगर इस तरह से हर आने वाली जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते रहते तो फिर हमारी बॉडी तो ना रह जाती, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही रह जाता। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, इंसानों की पहचान ही ना रह जाती, किसी में क्रोमोसोम नंबर कुछ होता, किसी में कुछ होता, एक स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, किसी भी स्पीशी के साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन ही ख़त्म हो जाती है। सो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है और इस सिस्टम के तहत सारी चीज़ों को एक बैलेंस, तवाज़न जो है उसमें रखा हुआ है। इंसान जितना सोचता जाता है इसको, उतना हैरान और परेशान होता जाता है कि अल्लाह ताला ने इतने लो लेवल पे इतनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ चीज़ों को किया है, कितनी बारीकी से हर एक चीज़ का ख्याल रखा है। यहाँ पे भी यही होता है कि मियोसिस, सेक्सुअल सेल्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होती है, माइटोसिस नहीं होती। और मियोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मियोसिस में एक क्रोमोसोम जो है उससे, एक सेल से 4 सेल बनेंगे और इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हाफ, 23 होगा अगर इन केस ऑफ ह्यूमंस हम बात करें। इसी तरह से फीमेल्स में से भी इसी तरह से 23 वाले 4 सेल्स बनेंगे। अब जब इन सेल्स में से कोई 2 आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो ये 23 प्लस 23 क्या बनेंगे? 46, जो कि पेरेंट सेल्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। इस तरह से हर आने वाली जनरेशन जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। जो गैमीट्स हैं, जो सेक्सुअल सेल्स हैं, स्पर्म्स हैं, एग्स हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? हाफ, हैप्लॉइड। जब 2 गैमीट्स, स्पर्म और एग आपस में मिल के फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोबारा से डिप्लॉयड हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस ये 46 हो जाते हैं। सेम ही चीज़ें जो है वो दूसरे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके साथ भी होता है कि उनमें भी जो गैमीट्स हैं वो
हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और जब गैमीट्स मिलते हैं तो वो डिप्लॉयड होके अगली जनरेशन जो है वो बना देते हैं। एक्सेप्ट फॉर सम प्लांट्स लाइफ साइकिल, जहाँ पे पूरी की पूरी जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो बन जाती हैं और बाद में वो फ्यूज़ होकर तो डिप्लॉयड बनाती हैं आगे चल के। समटाइम सिर्फ हैप्लॉइड बनता है और हैप्लॉइड से ही एक जनरेशन जो है वो पैदा हो जाती है, जिसको हम हैप्लॉइड गैमीट्स से बनने वाली जो जनरेशन होती है वो माइटोसिस के जरिए ही आगे बन जाती है, उसमें जो है वो ये काम नहीं होता। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। हमने क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अपने कुछ पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ जो पार्ट्स था क्रोमोसोम्स में वो कहलाता था क्रॉसिंग ओवर, यानी एक क्रोमोसोम का जो जेनेटिक कोड था वो वहाँ से कुछ हिस्सा लेके दूसरे जो क्रोमोसोम है उसके साथ अटैच हो जाता था। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना है इसकी वजह से पैदा होती हैं वेरिएशंस, तब्दीलियां। यही वजह है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह से नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें तब्दीलियां होती हैं। उनकी शक्ल सूरत समटाइम्स अपने माँ बाप से किसी हद तक डिफरेंट होती है, उनके ट्रेड्स जो बाकी हैं वो भी माँ बाप से किसी हद तक मुख्तलिफ होते हैं, और ये होता है वेरिएशंस की वजह से। और अगर वेरिएशंस ना होती तो सारे के सारे इंसान बिल्कुल एक जैसे होते, सबकी शक्लें एक जैसे होती, सबकी आंखों का रंग, सबके बालों का रंग, सबके जो तमाम ट्रेट्स हैं, सबकी आदत, सब कुछ एक जैसा होता और दुनिया बहुत बोरिंग प्लेस बन जाती। तो अल्लाह ताला ने इसका भी ख्याल रखा कि दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, वेरिएशंस डालने के लिए, तज़ादात, डिफरेंसेस, इख्तलाफात जो है वो सब इंसानों में पैदा किए, ताकि एक ये सिर्फ एक तरह के फूल ना रहे, एक पूरा गुलदस्ता बने। हर तरह के लोग हों, हर तरह के फूल हों, हर तरह की आदात हों, अच्छे भी हों, बुरे भी हों। किसी का बालों का रंग सफ़ेद हो तो सुर्ख हो, तो किसी का ब्लैक हो, किसी की आंखें सब्ज़ हों तो किसी की नीली हों तो किसी की ब्राउन हो। ठीक है, इसी तरह से जो जो फीचर्स हैं, फेस कट्स हैं, वो भी इन वेरिएशंस की वजह से डिफ़र होते जो है वो बहुत सारी तब्दीलियों का, एक तरफ वो अफ्रीकन्स के मोटे मोटे होंठ होते हैं तो दूसरी तरफ वो चाइनीज़ की छोटी छोटी नाक होती है। तो इस तरह से ये वेरिएशंस जो है वो इन्होंने बहुत डिफरेंट जो तरह के जो स्पीशीज़, एक स्पीशी के अंदर इतने सारे इख्तलाफात को जन्म दिया, जो बहुत सारे हवाले से बेनिफिशियल भी हैं। आने वाले हालात को अगर ये इससे बिल्कुल सेम होते, तमाम की तमाम एक स्पीशी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेम होते, तो अगर कोई भी तब्दीली आती एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, माहौल में कोई भी तब्दीली आती, तो वो सारे के सारे अगर सेम होते और वो उस तब्दीली को बर्दाश्त ना कर पाते तो सारे के सारे ख़त्म हो जाते और स्पीशी वाइप आउट हो जाती। ड्यू टू वेरिएशंस उनमें से कुछ ना कुछ उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, सो जो स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। स्पीशी के कुछ लाइक अभी कोरोना आया, तो कोरोना में जो है वो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक था, दे डाइड ऑफ इट। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आपने केसेस सुने कि किसी को कोरोना हुआ और उसको पता ही नहीं, उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं आए। वायरस तो एक ही था ना जो दोनों इंसानों को इफेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम जो है और उसका जो जेनेटिक मेकअप था वो थोड़ा वेरिएट किया हुआ था, उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, तो उसको पता ही नहीं चला वायरस ने अटैक किया मेरे ऊपर। दूसरी तरफ एक बंदा था जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, उसको वायरस ने अटैक किया तो उसको बड़े सीवियर सिम्टम्स आए एंड ही डाइड ऑफ इट। तो ये वेरिएशंस की वजह से कि वेरिएशंस जो है उसकी वजह से जो चेंजेस इन एनवायरनमेंट होती हैं उनको जो है सूट वो उनको ठीक कर लेता है। लास्ट इसमें जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है एरर्स इन मियोसिस। एरर्स इन मियोसिस। मियोसिस में एरर्स क्या, लाइक हमने माइटोसिस में एरर्स डिस्कस की थी। क्या माइटोसिस की वजह से जो ट्यूमर्स हैं वो जन्म लेते हैं। अगर वो कंट्रोल्ड माइटोसिस जो है वो होती है, अगर वो कंट्रोल लूज हो जाए तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस स्टार्ट होती है विच गिव्स राइज टू ट्यूमर्स। ट्यूमर्स बेनाइन और मेलिग्नेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो मियोसिस में क्या एरर्स हो सकते हैं? मियोसिस में जो एरर्स हैं ये होते हैं जब
एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में डिवीजन होती है ना, एनाफेज हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे वो एक क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज थे दोनों इक्वेटर के ऊपर, तो इधर से जो सिस्टर वो स्पिंडल फाइबर्स है उन्होंने उनको अट्रैक्ट किया था, खींचा था स्पिंडल फाइबर्स अपनी तरफ। जब स्पिंडल फाइबर्स ने इनको यहां से खींचा तो इनकी डिवीजन हुई थी। एनाफेज 1 में पूरा का पूरा क्रोमोसोम मूव करता था, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव करते हैं। यानी एनाफेज 1 में तो ये पूरा क्रोमोसोम एक जो है वो इस तरफ चला, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया। लेकिन एनाफेज 2 में क्या होता था कि हाफ ये एक क्रोमोसोम था, इसका हाफ पोर्शन इधर जाता था और हाफ इधर, इधर क्या आना, ये हिस्सा इधर आना है, सिर्फ ये हिस्सा। तो ये जो हाफ हिस्से हैं इनका आपस में एक दूसरे से सेपरेट होके ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डिसजंक्शन। और अगर ये प्रोसेस नॉर्मल ना हो तो इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन और डिसजंक्शन, सेपरेट होने का प्रोसेस डिसजंक्शन। अगर ये नॉर्मल ना हो तो नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन से क्या होता है, इससे होता यह है कि अब जो गैमीट बनेगा, जो सेल आगे इस डिवीजन की वजह से बनेगा, ये प्रॉपरली नहीं हुई, प्रॉपरली नहीं हुई मतलब ये जो था यहाँ पे डिवीजन के वक्त ये इस तरह से डिवाइड हो गई कि ये 3 हिस्से तो चले गए इधर और इधर आया सिर्फ एक हिस्सा। रिजल्ट क्या निकलेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमीट्स में इक्वल नहीं होंगे। एक जो सेल बनेगा उसमें 22 होंगे, एक में 24 होंगे। ये दोनों सेल्स, इनमें से अगर कोई सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ जाके फ्यूज करेगा, ये 22 वाला मिलेगा विद 23, तो 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा नेक्स्ट जनरेशन का, दैट इज एबनॉर्मल। इसी तरह से अगर 23 और 24 मिलेगा तो नेक्स्ट जनरेशन 47 होगी, जनरेशन नंबर, क्रोमोसोम नंबर उसका। तो इसकी वजह से जो एबनॉर्मल जो ह्यूमंस पैदा होते हैं, लाइक जो यूनिक्स हैं, जो आप जिनको देसी ज़बान में खुसरे या मुखन्नस कहते हैं, तो वो इस एरर्स इन मियोसिस की वजह से पैदा होते हैं। मियोसिस के एरर की वजह से उनके क्रोमोसोम नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक जनरेशन ऐसी जन्म लेती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होता, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं होता। दे आर नॉट मेल प्रॉपरली एंड नॉट इवन फीमेल प्रॉपरली। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एरर्स हैं मियोसिस की। अब हमारा जो अगला टॉपिक आज का है वो है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन जो है वो हमने करना था। मैंने आपको बताया था कि जो माइटोसिस को भी डिटेल से पढ़ाया, फिर मियोसिस को भी डिटेल से पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर है एग्जैक्टली टू द माइटोसिस, लेकिन मियोसिस 1 और माइटोसिस जो है वो डिफरेंट है। 4-5 एस्पेक्ट, 4-5 डिफरेंसेस हैं मेन, उनको हम आज इंशाल्लाह इस लेक्चर के इस हिस्से में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो है, इंटरफेस तक दोनों जो है वो सेम रहते हैं, इंटरफेस दोनों की सेम होती है। बट जब प्रोफेज शुरू होती है तो माइटोसिस की जो प्रोफेज है ये माइटोसिस है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। तो माइटोसिस की जो प्रोफेज है, माइटोसिस की प्रोफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होती। और चूंकि पेयरिंग नहीं होती तो इसलिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती, कियाज़मेटा नहीं बनता। कियाज़मेटा नहीं बनता तो यहाँ पे माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जैसे क्रोमोसोम्स हैं वैसे ही आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग का प्रोसेस नहीं होता। जबकि मियोसिस में हमने पढ़ा था
कि कियामेटा के जो होते हैं बनते हैं कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ, जो नॉन सिस्टरकोमेटिड्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं और अटैच होकर अपने कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना जो है मियोसिस में सिर्फ होता है और उसकी वजह से वेरिएशंस पैदा होती हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, अगर हम मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर है, जो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऊपर नीचे अरेंज होते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले एक क्रोमोसोम है, फिर उसके नीचे दूसरा एग्जैक्टली एक लाइन के ऊपर अटैच सारे अरेंज है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन मेटाफेज 1 जो होती है मियोसिस 1 की, उसमें जो है वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पैरेलल अटैच होते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे अटैच हो रहे थे, यहाँ पे एक दूसरे के अरेंज हो रहे थे, यहाँ पे पैरेलल अरेंज होते हैं कि एक क्रोमोसोम पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। इसी तरह से जब एनाफेज में इनको पुल किया जाता है तो यहाँ पे हर क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होके आधा इधर चला जाता है, आधा उधर चला जाता है। 4 क्रोमोसोम्स थे तो चारों सेंटर से डिवाइड होके इधर चले गए। लेकिन एनाफेज 1 में क्या होगा कि 4 क्रोमोसोम थे, उसमें से 2 पूरे इधर चले गए, 2 पूरे इधर चले गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो गए। चौथा जो मेजर डिफरेंस हमने यहाँ पे जो देखेंगे वो ये है कि जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है एज वर इन द पेरेंट सेल। जैसे पेरेंट सेल में थे 4 यहाँ पे थे, ये पेरेंट सेल था, तो यहाँ पे भी 4 ही हैं, यहाँ पे भी 4 ही हैं। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे अगर 4 थे तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स रह गए, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पहुँचता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पहुँचते। और यही मियोसिस की खूबी भी है कि उसमें जो हैप्लॉइड नंबर होता है, ये 2 हैप्लॉइड जो मेल और फीमेल के हैं वो मिल के फिर जाइगोट बनाते हैं और फिर एक डिप्लॉयड नंबर बन जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं मियोसिस और माइटोसिस के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में, जो अगला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो है वो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।